Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Parshala. Hope you all are doing great and doing good. I'm also good, okay? Students, the topic that I'm going to discuss today is occupational illness, okay? सोशल फार्मेसी चैप्टर 2 का ही टॉपिक है ये, ऑक्यूपेशनल इलनेस। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऑक्यूपेशनल इलनेस होता क्या है, ठीक है। इलनेस का मतलब आपको पता है, इलनेस इज़ अ डिसऑर्डर, डिजीज़, ओके, बीमारी आप कह सकते हैं, उसे इलनेस कहते हैं। ऑक्यूपेशनल की मीनिंग अगर मैं बताऊँ तो ऑक्यूपेशनल मीन्स द जॉब रिलेटेड और वर्क प्लेस रिलेटेड, ओके। या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं प्रोफेशन रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, ठीक है। तो अगर ऑक्यूपेशनल इलनेस को हम मिला के बताएं क्या होता है, तो ये क्या है, ऐसी इलनेस होती है जो कि वर्क रिलेटेड, वर्क प्लेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड इलनेस हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशनल जो इलनेस होती है इसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। वो सोर्सेज आपकी डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, पेंट इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, रेडियो एक्टिव इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। जहाँ पे जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन है वर्क प्लेस का, उस उतने में वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, उस केमिकल, उस हजार्डस केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, ऑक्यूपेशनल इलनेस होने के चांसेस होते हैं, ओके। So students, in this lecture I will discuss about the what is the occupational illness and what are the sources of occupational illness, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां occupational illness की वजह से हो सकती हैं, डिफरेंट आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनकी बीमारियां, ठीक है। इसके बारे में भी स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ओके। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द सॉलिड वेस्ट या सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ओके। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस ऊपर आई बटन में दोनों में ही अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ओके। सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल इलनेस, ठीक है। ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होती है आप यहाँ से समझिए, ठीक है। ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल इज़ रिलेटिंग टू दी जॉब और प्रोफेशन, ओके। इसका मतलब हो गया रिलेटिंग टू दी जॉब और प्रोफेशन। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जॉब रिलेटेड इलनेस, ओके, और प्रोफेशन रिलेटेड इलनेस और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इलनेस, ठीक है। अब इलनेस का मतलब आपको पता है डिजीज़, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल इलनेस का मतलब क्या हुआ कि ये जॉब रिलेटेड डिजीज़ होती है, यानी कि ये जॉब का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ से रिलेट करके अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो वो ऑक्यूपेशनल इलनेस के अंदर आती है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत जहाँ पे हजार्डस आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है सामान की, ठीक है, न्यूक्लियर जो होती हैं, और भी ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो भी काम कर रहा है, ठीक है, जो जहाँ जिसका भी ऑक्यूपेशन ऐसे इन्वायरमेंट में है, ठीक है, उसको ऑक्यूपेशनल इलनेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये इलनेस सीरियस इलनेस भी हो सकती है, बट यहाँ पे आप दो टर्म आता है, ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड ऑक्यूपेशनल इंजरी, ठीक है। इंजरी डिफरेंट होती है, इंजरी को इलनेस में लेके हम नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल इलनेस में डिजीज़ होती हैं। अगर ऑक्यूपेशनल इंजरी क्या होती है कि कोई वर्कर या फिर कोई एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है वहाँ पे कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो डिफरेंट चीज़ है, वो इलनेस में नहीं आएगी, ठीक है। इलनेस में आपकी जो डिजीज़ेज हैं सिर्फ वही आएंगी, ओके। So the occupational illness are the serious problem for the working person due to workplace specific hazards, ठीक है। वर्क प्लेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी कोई भी बीमारी जो कि वर्क प्लेस पे होने की वजह से पर्सन को हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल इलनेस कहते हैं। इट इज़ अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और वर्क एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट के टाइम हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट के टाइप पे भी डिपेंड कर सकती है, या फिर वर्क का जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड कर सकती है, ओके। इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द वर्क प्लेस, ठीक है। ये किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल भी आप कह सकते हो, ठीक है। आजकल वर्क प्लेस पे इतना ज़्यादा माइंड में प्रेशर रहता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, तो वो क्या है आपका ऑक्यूपेशनल इलनेस के अंदर आते हैं, ठीक है। So student, next point is the sources of occupational illness. Generally, harmful chemicals are present in the workplace area, okay, and cause the adverse health conditions and damage the people, okay. बहुत मतलब ऑक्यूपेशनल जो इलनेस है वो बहुत सारे रीज़न से हो सकती है स्टूडेंट, बट जो मेन इसका सोर्स अगर आप कहते हैं तो वो केमिकल्स ही होते हैं जो एज अ हजार्डस काम करते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए, वर्कर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे इससे मैं जो मेन सोर्स ऑक्यूपेशनल इलनेस का बता रही हूँ, वो मेन सोर्स यही इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली केमिकल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है, ये ऐसे हजार्डस मटेरियल्स निकल रहे हैं जो कि वहाँ के काम करने वाले लोगों के लिए, साथ ही साथ वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी क्या होते हैं, इलनेस कॉज कर सकते हैं। तो sources of occupational illness, first is the paint industries, okay, second cement industries, third is the coal industries, fourth is the pharmaceutical industries, fifth is the radioactive manufacturing industries, and सेवन्थ इज़ अ मिनरल एक्सट्रैक्शन और हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सारे आपके मेन सोर्स होते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल निकलते हैं और जो कि क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं पीपल के लिए, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल इलनेस। तो ऑक्यूपेशनल इलनेस के अंदर आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस जाननी होंगी कि जॉब करते हुए एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है स्टूडेंट स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है। स्किन से रिलेटेड क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकती है। डर्मेटाइटिस का मतलब आपको पता है, आप ये यहाँ पे एक चीज़ जान लो, किसी के भी वर्ड के लास्ट में अगर यहाँ पे आइटिस जुड़ा हुआ है मतलब ये क्या है, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इन्फ्लामेशन, कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्फ्लामेशन ज़रूर होगा, ठीक है। तो डर्मेटाइटिस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये स्किन इन्फ्लामेशन से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं, इचीनेस भी हो सकती है, ठीक है। कलर भी स्किन का चेंज हो सकता है, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स मतलब छाले भी हो सकते हैं स्किन पे, ठीक है। तो ये डर्मेटाइटिस हो सकती है, स्किन रैशेस, इचिंग एंड स्किन कैंसर भी होने के जो चांसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में फर्स्ट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, ठीक है, सांस नहीं आएगी सही से, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा, ठीक है, सीना जो है वो भारी महसूस होगा, अस्थमा होने की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। The next disease or next disorder of occupational illness is the neurological disorders. Neurological means the related to the neurons, यानी related to the brain, okay, like headache, memory disturbance, Parkinson's disease and epilepsy, ठीक है। इसके बाद आता है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी हीम यहाँ पे टर्म यूज है, यानी ये जो जहाँ से भी रिलेटेड है ये ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि ल्यूकेमिया एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर्स। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे म्यूको स्केलेटल डिसऑर्डर्स, मसल से रिलेटेड और स्केलेटन से रिलेटेड, हड्डी और मसल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो मस्कुलर स्पाज्म हो सकता है, स्पाज्म का मतलब यहाँ पे पेन है, ठीक है, आर्थराइटिस, ओके। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, यानी कार्डियोवास्कुलर का मतलब हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एरिथमिया, इरेगुलर रिदम हो जाएगी, ठीक है, हार्ट की जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाएगी। स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ओके। मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ओके। ये आपके कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में आते हैं। सो स्टूडेंट्स लास्ट की दो ऑक्यूपेशनल इलनेस हैं जो कि रीनल या यूरिनरी डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं, लाइक यूरिनरी डिफेक्ट्स हो सकता है, किसी तरह की यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है एंड किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, कैंसर हो सकता है जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पे, और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, ओके।
सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया वो ऑक्यूपेशनल इलनेस, जिसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट्स, इतना मोर देन सफिशिएंट है, एग्जाम में भी आता है तो आप इतना लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, ऑक्यूपेशनल इलनेस के बारे में। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, सो कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।